वेलकम स्टूडेंट्स, सीक्वेंस के नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक थ्योरम के ऊपर में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, थ्योरम का स्टेटमेंट आपको दिया गया है, अ मोनोटोनिकली बाउंडेड सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि जो भी मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस होगा वो हमेशा कन्वर्जेंट होगा। तो पुराने वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको मोनोटोनिक और बाउंडेड के कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है, आप उसे पहले एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार और आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? मोनोटोनिक दो प्रकार के होते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मतलब सीक्वेंस अगर बढ़ते जा रहा है तब वो क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग, और अगर घटते जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग। तो आपके पास एक मोनोटोनिक सीक्वेंस होना चाहिए, वो सीक्वेंस बाउंडेड होना चाहिए। अब बाउंडेड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई भी आपके पास ये सीक्वेंस है an, कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड कब कहलाता है? यदि उस सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं वो किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में ही लाई करे, है ना। सीक्वेंस के जो भी टर्म्स होते हैं वो इस m और इस m के बीच में ही अगर रहेंगे तब वो क्या कहलाता है? बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। तो कोई भी अगर आपका सीक्वेंस मोनोटोनिक है और बाउंडेड है तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं इस थ्योरम के हेल्प से कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। मतलब अब आपको कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए कॉची का फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम ये सब अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सा आप उसे मोनोटोनिक दिखा दीजिए और बाउंडेड दिखा दीजिए, वो आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने सीक्वेंस लिया 1/n। देखिए, ये जो हमारा सीक्वेंस है, अगर मैं इसके टर्म्स को लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 रखने पे 1, 2 रखने पे 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके से सीक्वेंस चलते जा रहा है। तो ध्यान से अगर हम इस सीक्वेंस को देखेंगे तो सीक्वेंस 1, देखिए अगर ये रियल लाइन है, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो सबसे पहले मुझे 1 मिला है, 1 के बाद मुझे हाफ मिला, हाफ के बाद 1/3, 1/4, ऐसे करते करते मैं कहाँ जा रहा हूँ? 0 की तरफ जा रहा हूँ। तो सीक्वेंस देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब सीक्वेंस कैसा है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गई है, पहली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड हमको क्या दिखाना है कि सीक्वेंस के जो टर्म है वो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में ही लाई कर रहे हैं। तो अब इस सीक्वेंस को ध्यान से देखेंगे तो देखिए हमारा जो सीक्वेंस था an, वो यहाँ पर 1 और 0 के ही बीच में लाई कर रहे हैं, है ना। कोई भी दो नंबर के बीच में होना चाहिए, तो वो दोनों नंबर अटेंड हो भी सकते हैं और नहीं भी। मतलब जैसे कि यहाँ पर 0 आपको कभी मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर 0 के पास क्या है? सिर्फ लेस देन का साइन लगा है, जबकि 1 के पास कैसा है? इक्वलिटी का साइन लगा है। तो देखिए आपके जो सीक्वेंस के टर्म है वो 0 और 1 के ही बीच में है, तो ये क्या हो गया? हमारा सीक्वेंस बाउंडेड हो गया, है ना। बाउंडेड का मतलब क्या होता है? किन्हीं भी दो फाइनाइट नंबर के बीच में ही सीक्वेंस के टर्म्स होने चाहिए। तो ये उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे? ये जो सीक्वेंस है हमारा बाय दिस थ्योरम आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। और हम जानते हैं सीक्वेंस कन्वर्जेंट हर कन्वर्ज होकर कहाँ जाता है? ये 0 पे जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस थ्योरम का यूज करके चीजों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें तो सिंपली ये दिख रहा था कि 0 और 1 के बीच में है, मोनोटोनिक है, बाउंडेड हमने कर दिया। लेकिन हर बार ऐसे छोटे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, अगर हमें इंक्रीजिंग प्रूफ करना है या फिर डिक्रीजिंग प्रूफ करना है तो उसे कैसे प्रूफ करोगे आप? जैसे कि आपके पास एक सीक्वेंस दे दिया an, ठीक है, इस तरीके से आपको सीक्वेंस दे देगा a1, a2, an, फिर आपके पास an+1, ऐसा करके आपको सीक्वेंस दे देगा। तो जब भी आपको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूफ करना पड़ा तो आप क्या प्रूफ करोगे? देखिए आपके पास an के बाद कौन सा टर्म आएगा? आपके पास an+1 आएगा, है ना। an पहले आएगा, उसके बाद an+1 आएगा, उसके बाद an+2 आएगा, an+3 आएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो अगर सीक्वेंस आपका इंक्रीजिंग है, अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो कैसा साइन लगना चाहिए? इस प्रकार से, है ना। an के बाद जो टर्म आ रहा है वो बड़ा होगा, है ना। हम लोग शुरू में a1 a2 को तो देख के बता सकते हैं भाई कि देखिए 1 जो छोटा बड़ा था 2 से, 1/2 से, ये बड़ा है इसमें तो दिखा दिए। लेकिन एक टाइम के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? इस रिजल्ट से बताना पड़ेगा कि an जो है वो हमेशा छोटा है an+1 से, तो हमें an लेना पड़ेगा, an+1 देना पड़ेगा और फिर इसको बताएंगे हम कि ये हमारा जो है वो इंक्रीजिंग है। तो अगर इंक्रीजिंग है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा? an-an+1 कैसा होगा? 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग के लिए। कभी भी कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो हम इस चीज को सेटिस्फाई कराएंगे कि an-an+1 की वैल्यू क्या है? 0 से छोटी है। ठीक है, अगर हमें दिखाना पड़ा कि सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, डिक्रीज हो रहा है, तो देखिए क्या होगा? आने वाला टर्म क्या होता जाएगा? छोटा होते जाएगा। जैसे इसमें हो रहा था 1 के बाद छोटा हुआ, 1/2 के बाद और छोटा हुआ 1/3, तो इसमें क्या हो रहा है? छोटे होते जा रहा है। तो an जो है वो
छोटा हो, मतलब ए एन बड़ा हो जाएगा ना भाई, आने वाला टर्म छोटा है, मतलब ए एन प्लस वन क्या है, छोटा है, तो इस तरीके का साइन लगेगा। और अब हम इसे उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन प्लस वन माइनस ए एन जो है वो 0 से छोटा होगा। देखिए इस तरीके से, या फिर अगर कोई करना चाहे इस तरफ लेके गया है उसे, या ऐसा भी किया जा सकता है, तो इसे आप इस तरफ लेके आ जाइए, ए एन माइनस ए एन प्लस वन क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए। ठीक है, यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बड़ा छोटा में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपली इस चीज को ध्यान देना है। अब अगर आप चाहो तो इसे इधर ले जा सकते हो या तो इसे उधर ले जा सकते हो। हमने क्या किया था, इस टर्म को इधर लेके आया और 0 से छोटा दिखाया। मान लीजिए कोई आदमी इसको उस तरफ लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एन प्लस वन माइनस ए एन जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ध्यान देंगे ना, यहाँ पर बड़ा छोटा और ए एन प्लस वन में ए एन घट रहा है कि किसमें क्या घट रहा है, इससे आपको मतलब नहीं है। आपको क्या रखना है, अगर आपको इंक्रीजिंग चेक करना है तो आप ये चीज लेके आइए, डिक्रीजिंग है तो ये चीज लीजिए, और फिर सिंपली एक चीज को इधर ले आइए और दिखा दीजिए कि वो 0 से छोटा है, या फिर इसे उधर लेके जाइए और बता दीजिए कि वो 0 से बड़ा है। तो इस तरीके से ये आपका मोनोटोनिकली प्रूफ हो जाएगा, चेक हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको मैं अभी एग्जांपल से बताऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मोनोटोनिक चेक करने के लिए। अब अगर आपको बाउंडेड चेक करना है, देखिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो यहाँ से हो जाएगा। अब जब भी हम बाउंडेड चेक करेंगे तो उसे हम किस प्रकार से चेक करेंगे, सबसे पहला तो हम टर्म्स को देख के बताएंगे कि हाँ भाई पहला टर्म 1 आया है, दूसरा टर्म 1/2 आ रहा है, मतलब ये 1 से ग्रेटर नहीं हो रहा है, और उसके बाद उसका लिमिट निकाल के करेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट सीक्वेंस 2n-7 अपॉन 3n + 2 इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है और इसे हमें कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। अब कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि सीक्वेंस मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक मतलब या तो मोनोटोनिक इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, और ये बाउंडेड है। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस को लिख के देख लेते हैं। पहले भाई सीक्वेंस कैसा आ रहा है, 1 अगर मैं रखूंगा, देखिए क्या करना रहता है, हमें n की वैल्यू 1 से आगे पुट करना रहता है। 1 अगर हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, -5/5 ना, 1 पुट करने पे, 2 पुट करने पे क्या मिलेगा मुझे, -3/3 दूनी 6 और 2 8, 3 पुट करने पे आएगा -1/11। इस तरीके से सीक्वेंस जा रहा है। तो भाई सीक्वेंस को आप देख के तो कुछ नहीं बता सकते कि ये किस तरफ जा रहा है, क्या होगा, तो इसे ही प्रूफ करने के लिए हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं nth टर्म लिखता हूँ। nth टर्म क्या होता है, ये जो सीक्वेंस दिया गया है वही वाला आपका nth टर्म होगा, 2n-7/3n + 2। अब हमें क्या करना है, nth टर्म से एक आगे का टर्म निकालना है, मतलब क्या निकालना है, an + 1। an + 1 का मतलब क्या होता है, जहां जहां पर आपके पास n दिख रहा है वहां पर आपको क्या पुट कर देना है, n + 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 2, जहां पर n है वहां पर पुट करेंगे हम n + 1, -7 की जगह -7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3n + 1 + 2। क्लियर है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2n + 2 -7/3n + 3 + 2। ये हो जाएगा आपका 2n - 5/3n + 5। ओके, तो ये आपका क्या निकल गया, 2n - 5/3n + 5 आपका an + 1 वाला टर्म है। ओके, अब यदि हमें इसे मोनोटोनिक प्रूफ करना है तो कोई भी आपको एक लेके चलना पड़ेगा, मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। तो चलिए हम लोग लेके चलते हैं कि ये इंक्रीजिंग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे, ये आपको पता कैसे चलेगा कि इंक्रीजिंग लेके चलना चाहिए कि डिक्रीजिंग लेके चलना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, -1। ठीक है, 5/1 और यहाँ पर क्या है, -3/8। तो ध्यान देंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा माइनस में, और ये है -1। तो देखिए -1 और फिर -0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो चीज़ें बढ़ रही है ना धीरे धीरे। पहले टर्म के बाद जो अगला टर्म है वो बढ़ा है, उसके बाद वाला टर्म और थोड़ा बढ़ेगा। तो यहाँ से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इंक्रीज हो सकता है कि डिक्रीज हो सकता है। हमें एक्चुअल में नहीं पता, लेकिन इस कंडीशन को देख के हमें समझना है कि वो शायद इंक्रीज हो सकता है। तो पहली प्रोबेबिलिटी यही है कि उसे इंक्रीजिंग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, इंक्रीज कब होता है, जब टर्म बढ़ते हैं, मतलब an जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या होना चाहिए, इसे मैं उस तरफ लेके जाता हूं या फिर इसे इस तरफ लेके आता हूं, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हो। मैं क्या करता हूं, यहां पर इस वाले टर्म को इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा an -
an प्लस 1 इज लेस देन 0। अब अगर ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया इसे पूरा सॉल्व करने के बाद, मतलब मैंने सही काम किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए an की जगह में क्या है आपके पास 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2, माइनस an प्लस 1 की जगह में क्या है आपके पास 2n माइनस 5 अपॉन 3n प्लस 5। कैसा आना चाहिए, 0 से छोटा। अब हम इस चीज को लेके आएंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि जो आंसर आ रहा है वो 0 से छोटा होगा। ओके, चलिए यहाँ पर इसका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2n माइनस 7 और 3n प्लस 5 माइनस हो जाएगा 2n माइनस 5 और ये हो जाएगा 3n प्लस 2 अपॉन में हो जाएगा अपना 3n प्लस 2 और ये 3n प्लस 5। क्लियर है यहाँ तक। अब इस टर्म को हमको क्या दिखाना है कि वो 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा कब आएगा, जब वो निगेटिव आएगा, है ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 6n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 20n माइनस 35 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 6n प्लस 4n माइनस 15n और माइनस 10, और नीचे में क्या है आपके पास, इस नीचे का एज इट इज रहते हैं 3n प्लस 2 और 3n प्लस 5। ऊपर में देखिए मैं डायरेक्टली इसको कर रहा हूँ, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर है ना, ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप एक स्टेप और करना, मैं इसे डायरेक्टली यहीं पर सॉल्व कर दिया हूँ। तो यहाँ पर से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कितना आएगा -11। देखिए ऐसा करते हैं 10 और 15 कितना हो जाएगा 25n और -21 और माइनस ये भी -25n और ये -35 और ये प्लस n मतलब -25 और आपके पास अपॉन में क्या बचा 3n प्लस 2 और 3n प्लस 5। ये दोनों कैंसिल हो गया। आपके पास ये क्या बचा है यहाँ पर देखिए -25 अपॉन 3n प्लस 2 और 3n प्लस 5। अब देखिए हमें इसे क्या दिखाना है, 0 से छोटा ये बताना है। तो इसे हम कैसे बताएंगे कि ये टर्म जो है वो 0 से छोटा होगा। देखिए हमें क्या पुट करना है, n की वैल्यू 1 2 3 अप टू 1 पुट करनी है, ठीक है। अब देखिए कोई सा भी आप नेचुरल नंबर पुट करेंगे यहाँ पर तो वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको पॉजिटिव नंबर देगा और उसमें आप फिर 2 को ऐड करोगे तो भी क्या रहेगा, वो एक पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। मतलब यहाँ से आपको जो भी मिलेगा वो एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। देखिए हमें n की वैल्यू क्या पुट करनी रहती है, 1 से लेके आगे सारे नंबर्स 1 2 3 4 5। तो अगर मैं नीचे में यहाँ पर देखूँ 3n प्लस 2 है तो 3 इंटू n करूँगा तो मेरे को एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। उस पॉजिटिव नंबर में मैंने 2 को ऐड किया तो भी मेरे को एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर अगर मैं 3 में n का मल्टीप्लाई करूँगा तो एक पॉजिटिव नंबर, प्लस 5 करूँगा तो भी एक पॉजिटिव नंबर। तो 2 पॉजिटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन मुझे क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। मतलब नीचे में क्या मिलने वाला है, मुझे एक पॉजिटिव नंबर मिलने वाला है, ओके। लेकिन ऊपर में क्या है, मेरे पास -25 है। तो अब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो हम जानते हैं कि प्लस इंटू माइनस जो है या प्लस अपॉन माइनस जो है वो क्या मिलता है, मुझे माइनस मिलता है। तो ये क्या मिलेगा, मुझे एक माइनस वाला नंबर मिलेगा, है ना। कुछ भी नंबर आ सकता है, नीचे में जो भी नंबर आएगा उसे आप भाग दोगे तो ये क्या है, सामने में माइनस। तो मतलब इधर आपका क्या मिल रहा है, एक निगेटिव नंबर मिल रहा है। और जैसे यहाँ पर निगेटिव नंबर मिला मतलब वो क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। और यही तो हमें प्रूफ करना था ना, कि आपने जो चीज़ों को घटाया है, यहाँ पर आपने घटाया था an माइनस क्या था, an माइनस an प्लस 1 था, वो क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया ये चीज़। अब ये 0 से छोटा हो गया मतलब कैसा हो गया, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये कैसा सीक्वेंस हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। क्लियर है किस प्रकार से हमें इसे प्रूफ करना है। देखिए बाकी काम तो आप कर लोगे, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर होगा। इस चीज़ को आपको समझना है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बनाने के लिए भाई हमने यहाँ तक चला, अब इसके बाद कैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रहेगा, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, ऊपर में निगेटिव नंबर है तो फिर वो एक निगेटिव नंबर आएगा। इस चीज़ को आपको समझना है, यहीं पर मैंने अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपका एक निगेटिव नंबर आता और ये पॉजिटिव नंबर होता,
तो क्या होता फिर वहाँ पर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाता आपका वो पॉजिटिव नंबर बन जाता। तो इस तरीके से आगे क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर हमने इसे प्रूफ कर दिया कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अब हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस को प्रूफ करना है कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है। फर्स्ट हमने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो इसे प्रूफ कर दिया। अब सेकंड चीज हम ये प्रूफ करेंगे कि ये सीक्वेंस जो है वो हमारा एक बाउंडेड सीक्वेंस है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको मेरा इससे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसमें आपको ये चेक करना था कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है, जो कि हमने चेक कर लिया है। और अगर इसमें कन्वर्जेंट की बात की जाए तो कन्वर्जेंट तो ये डायरेक्टली दिख रहा है सीक्वेंस का। अगर आप लिमिट निकाल लेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो ये आपके पास है 2n - 7/3n + 2। लिमिट फाइंड करेंगे, n बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट 2 - 7/n/3 + 2/n, ये हो जाएगा आपका 2/3। तो इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो 2/3 है, फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, मतलब ये क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट तो ये आप डायरेक्टली बता सकते हो। इसमें आपको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग चेक करना था, तो जो कि हमने किस प्रकार से किया आप जान रहे हैं, an > an + 1। उसके बाद हमने दिखाया कि an - an + 1 की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, जो छोटा आया मतलब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, शो दैट द सीक्वेंस n = 1 to infinite, सीक्वेंस दिया गया है 1/n + 1 + 1/n + 2 अप टू 1/n + n। ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगा और आपको इसकी लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो सीक्वेंस जो है ना वो यहाँ पर सम के फॉर्म में है। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कन्वर्जेंट बताना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे इस पुराने थ्योरम की हेल्प से बनाएंगे। हम सीक्वेंस को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखा देते हैं या फिर डिक्रीजिंग, और उसके साथ में बाउंडेड दिखा देते हैं, इससे वो आपका कन्वर्जेंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए an आपको दिया गया है 1/n + 1 + 1/n + 2 प्लस अप टू 1/n + n, ये हमारा सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे फाइंड करते हैं an + 1। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2n लिख सकता हूँ, n + n है तो उसे मैं 2n लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर पुट करते हैं an + 1। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे हम, n + 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास n + 2, ये हो जाएगा n + 3। ऐसे ही आपके पास एक जगह आएगा 2n, और जब आप पुट करोगे तो 2n + 2। क्लियर है? अच्छा सॉरी, इसके पहले अगर मैं ये लिखूंगा तो क्या होगा, मेरे पास 2n - 1 होगा और फिर 2n होगा। तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर मेरे पास एक टर्म आएगा 2n + 1 और फिर आएगा 2n + 2। देखिए जब आप यहाँ पर n + 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2n + 1, और यहाँ पुट करेंगे 2n + 2 तो आपको मिलेगा 2n + 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका an और an + 1। अब देखिए हमें क्या चेक करना रहता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। तो मैं आपको एक थोड़ा सा और शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आप सिंपली क्या करो, an + 1 में an को घटा दो, इसको सॉल्व करिए। अगर ये आपका 0 से बड़ा आ गया, मतलब इस तरीके से आ गया, तो क्या हो जाएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और अगर ये 0 से छोटा आ गया तो ये हो जाएगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसे हम फाइंड करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 1/n + 2 + 1/n + 3 प्लस ऐसे करते हुए 1/2n + 1/2n + 1 + 1/2n + 2, माइनस कर देंगे 1/n + 1 - 1/n + 2 - 1/2n। तो यहाँ से ये पूरे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, कहाँ तक, सॉरी ये वाला नहीं होगा, यहाँ से n + 2 से सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक बचा आपके पास क्या, 1/2n + 2 - 1/2n + 1 + 2n + 2 - 1/n + 1, ये आपके पास मिला। ठीक है, अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए अगर हम इसका पूरे का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2n + 2 और n + 1 प्लस बीच में आपके पास आ जाएगा 2n + 1 और n + 1 और माइनस
यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2n+1 2n+2 और नीचे में आपके पास सिंपली जो दिया गया है 2n+1 2n+2 और n+1। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, बस हमें इसे ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 दिखाना है। उसे दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव। ऊपर का सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2n² प्लस, इसे मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ तो 2 और 2 4, 4n+2 आएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4n² प्लस 3n+1 हो जाएगा ये, माइनस ये हो जाएगा आपके पास 4n² और 4 2 6 माइनस 6n और -2। नीचे में जो चीज़ है उसे एज इट इज लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2n+1 2n+2 और n+1। यहाँ से देखिए 4n से -4n² वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, ये -2 से ये +2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा 2n² प्लस 4 और 3 7 है और ये -6 है, तो ये हो जाएगा n और +1 अपॉन में आपके पास आया 2n+1 2n+2 n+1। क्लियर है? सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये आपका 2n² होता, ये आपका 2n² होगा। देखिए 2n² प्लस 3n+1। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल होगा, ये दोनों साथ में कैंसिल होगा, मतलब ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म भी कैंसिल हो गया। ओके, तो आपके पास यहाँ पर क्या बच रहा है 1 अपॉन ये हो गया 2n+1 और यहाँ से अगर आप 2 को कॉमन निकाल लोगे या 2 को नहीं भी निकालेंगे तो हो जाएगा 2n+2। क्लियर है? अब देखिए आपके पास n की चॉइस कहाँ से, 1 से लेके इन्फिनाइट तक जाना है आपको। अब देखिए भाई नीचे वाला टर्म क्या है 2n, n एक पॉजिटिव नंबर है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये 2n क्या होगा एक पॉजिटिव नंबर, उसमें आप 1 को ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा एक पॉजिटिव नंबर। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ये मिलेगा एक पॉजिटिव नंबर, और 2 पॉजिटिव नंबर का गुणा करने से भी आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा, मतलब भी आपके पास मिला 1 अपॉन एक पॉजिटिव नंबर। 1 अपॉन एक पॉजिटिव नंबर अगेन आपको क्या देगा, एक पॉजिटिव नंबर। अब ये पॉजिटिव नंबर है मतलब 0 से बड़ा होगा, क्लियरली है ना। तो आपके पास क्या आया an माइनस an+1, यही आप फाइंड कर रहे थे, नहीं सॉरी आप क्या फाइंड कर रहे थे, हाँ यही फाइंड कर रहे थे शायद। तो ये क्या हो गया 0 से बड़ा, नहीं हम लोग ये फाइंड कर रहे थे, सॉरी an+1 माइनस an फाइंड कर रहे थे, है ना। ये हमें क्या मिल गया 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा मिला मतलब an+1 इज ग्रेटर देन an। अब an+1 अगर an से बड़ा है मतलब क्या है, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हमने इस सीक्वेंस को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूफ कर दिया है। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो आपका एक बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड है मतलब किन्हीं भी 2 फाइनाइट नंबर के बीच में ही इस सीक्वेंस के पॉइंट्स होंगे, फिर ये आपका कन्वर्जेंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। सिंपली an+1 और में an को आप घटा दीजिए, ज्यादा कंफ्यूजन वाला चीज नहीं है। घटा के वो 0 से बड़ा आया मतलब इंक्रीजिंग, 0 से छोटा आया मतलब वो डिक्रीजिंग। क्लियर है? चलिए अब हम इस सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं, ये हमारे पास सीक्वेंस था n+n था, पहले हमने 2n लिखा था, वापस इसे n+n लिख देंगे, यहाँ से हमको एक पैटर्न मिलेगा। देखिए अगर मैं 1+n की जगह में 1n+1 ही लिखता हूँ ना, 1 अपॉन क्या था n+1, यहाँ पर भी मैंने लिखा 1 अपॉन n+1। अगर मैं इस टर्म को हटा देता हूँ और इसकी जगह में अगर मैं 1 अपॉन n+1 पुट कर देता हूँ, ध्यान से देखिए 1 अपॉन n+1 था, उसको मैंने हटा दिया और क्या पुट कर दिया 1 अपॉन n+1 पुट किया, मतलब जो पहला टर्म है उसी को ही मैंने पुट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आगे में आपके पास क्या होगा, इसे और तो 1-2 टर्म लिख लेते हैं, 1 अपॉन n+3 1 अपॉन n+1। मैंने इस टर्म्स को भी हटा दिया और क्या लिख दिया उसकी जगह में 1 अपॉन n+1। ऐसा करते करते मैंने सारे टर्म्स को हटा दिया और सबकी जगह पे क्या लिख दिया 1 अपॉन n+1। तो अब आपको ये बताना है कि ये वाला जो टर्म था वो बड़ा होगा या फिर ये वाला टर्म बड़ा होगा, इस चीज को आपको समझना है। देखिए इसको सिंपली आप ऐसा समझ सकते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, इस तरीके से है। अब मैंने यहाँ पर 1 की जगह में तो 1 रखा है, लेकिन 1 अपॉन 2 की जगह में 1 रख दिया, 1 अपॉन 3 की जगह में 1 रख दिया, 1 अपॉन 4 की जगह में 1 रख दिया, इस तरीके से।
तो आपको ये बताना है कि ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ। तो दिख रहा है भाई क्लियरली कि ये टर्म जो है वो छोटा है इस वाले से, तो ये वाला बड़ा हुआ है ना। समझ रहे हो आप इस चीज को भाई? 1/2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 1 बड़ा है डेफिनेटली। तो अगर मैं इतना सम करता हूं तो ये वाला बड़ा होगा। अब उसमें 1/3 जुड़ रहा है एक तरफ जुड़ रहा है 1, तो अभी भी बड़ा ये वाला होगा। इस तरीके से हमने काम किया है। तो वही चीज को आपको यहाँ पर कंपेयर करना है कि भाई यहाँ पर देखिए आपने 1 को भाग दे रहे हैं 1/2 से, और यहाँ पर 1 को भाग दे रहे हो 1/1 n+1 से, तो सिंपली ये चीज बड़ी होगी, है ना। वैसे ये चीज बड़ी होगी, ये चीज बड़ी होगी। तो मतलब यहाँ पर क्या साइन लगा, an जो था वो छोटा हो गया किससे, इस वाले सीरीज से। क्लियर है? इस चीज को ध्यान से आपको समझना है। यहीं पर अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे छोटा बड़ा वाला चीज आ गया। देखिए हमने क्या किया है, जितने भी टर्म थे, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सारे टर्म्स को, सॉरी ये n+n है, इन सबको रिप्लेस कर दिया फर्स्ट वाले टर्म से। सबकी जगह 1/n+1 n+1 n+1 रख दिया है। तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है, तो भाई ये वाला टर्म इस वाले टर्म से बड़ा है, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से बड़ा है, अगला वाला टर्म ये वाला टर्म इस वाले से बड़ा है। तो भाई पूरा ये वाला सीरीज बड़ा होगा इस वाले सीरीज से। अब ये वाला सीरीज का नाम क्या है, an है, तो an क्या है, छोटा हो जाएगा ना इस वाली चीज से। क्लियर है? तो यहाँ पर an किससे छोटा है? अब देखिए यहाँ पर सम करना है आपको, n टर्म्स का सम। तो अब ध्यान देगा, अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 + up to 1/n+1। ठीक है, तो इसको ऐसे बराबर लेना है, an 1 + 1 + 1 मतलब n टर्म्स का सम कितना होता है, n होता है अपॉन n+1। अब यहाँ पर जब आप लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट इसकी 1 आ जाएगी। तो an की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी आ रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने ये दिखा दिया कि सीरीज का जो सम हो रहा है, सीरीज के जो टर्म्स हैं वो 1 से कभी भी बड़े नहीं होंगे, 1 से हमेशा छोटे होंगे। अब इसी प्रकार हमको ये दिखाना है कि राइट साइड में तो वो 1 से बाउंड हो रहा है, लेफ्ट साइड में भी किसी एक नंबर से वो बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेना आप। इसके आगे चलते हैं। देखिए जैसा काम आपने यहाँ पर किया था, आपने फर्स्ट वाले टर्म को लिया था सबकी जगह पे, है ना। तो यहीं पर अगर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन टर्म्स में सबसे बड़ा टर्म्स ये था, आपने इन सबको रिप्लेस कर दिया इस वाले से, तो ये वाली चीज बड़ी हो गई थी। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है। तो अगर आप इन सब को रिप्लेस कर दोगे 1/n+1 n+n n+n और n+n से, तो भाई अब ये सारे टर्म छोटे हो जाएंगे। अगर ये सारे टर्म्स छोटे हो गए तो ये छोटे किससे हैं, an से। तो an का वैल्यू किससे छोटा हो गया, 1 + 1 + 1 + up to 1/2n, है ना। n ये हो जाएगा n टर्म्स का सम मतलब n/2n। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू किससे बड़ी आ रही है, 1/2 से। और जस्ट पहले आपने क्या दिखाया था कि जो an की वैल्यू हो वो 1 से छोटी है, और यहाँ पर आपने क्या दिखा दिया कि हाफ से बड़ी है। मतलब an की जो वैल्यू है वो हाफ और 1 के ही बीच में लाई कर है। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया बाउंडेड। प्लस आपने पहले ही से मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूफ कर दिया है, मतलब ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो गया। क्लियर है? तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, देखिए अभी अगर कभी भी सीक्वेंस के टर्म जो है वो सम के फॉर्म में होंगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। कोई एक टर्म लेना पड़ेगा, उससे रिप्लेस कर दीजिए, और आपको देखना पड़ेगा कि वो बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका जो सीक्वेंस है वो आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा बाई रिजल्ट कि आपका मोनोटोनिक है प्लस बाउंडेड है, मतलब वो कन्वर्जेंट हो गया। और कन्वर्जेंट है और इसकी जो वैल्यू है किसके बीच में आ रही है, हाफ से 1 के बीच में आ रही है, तो इसको जो लिमिट है वो भी हाफ और 1 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, शो दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है, आपको प्रूफ करना है। अच्छा, बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि सीक्वेंस का पहला टर्म क्या आएगा, दूसरा टर्म क्या आएगा। तो पहले मैं उसे बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास a1 दिया है, a1 दिया है मतलब आपको सिर्फ पहले टर्म तक जाना है, मतलब क्या हो जाएगा 1/1 फैक्टोरियल। a2 का मतलब क्या है, आपको दो टर्म्स को लेना है, मतलब 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। a3 का मतलब क्या होगा, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये आपका सीक्वेंस के जो टर्म है वो पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म है। इस तरीके से सीक्वेंस के टर्म को लिखा जाता है। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहले अगर हमें इसे कन्वर्जेंट प्रूफ करना है तो पहले हमें इसे मोनोटॉनिक प्रूफ करना पड़ेगा। तो ए एन गिवन है यहाँ पर 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/n फैक्टोरियल। यहीं पर हम an प्लस 1 फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/1 फैक्टर। यहाँ पर एक पहला निकाल लेते हैं और एक, कभी आप n टर्म निकालते हो ना तो n टर्म से जो पहले वाला है उसको भी लिख लिया करो, उससे कन्फ्यूजन नहीं होता। 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल अप टू यहाँ पर 1/n की जगह हमें क्या रखेंगे आप n+1, तो ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, an+1 में हमेशा an को घटा दीजिए। इसको आप याद रख लो कि an+1 में an को घटाना है, अगर ये बड़ा आ गया तो इंक्रीजिंग और छोटा आ गया तो डिक्रीजिंग। 1/1 प्लस ये 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/n+1 फैक्टोरियल, माइनस में हो जाएगा 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल अप टू माइनस 1/n फैक्टोरियल। क्लियर है? इसको ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला 1/n+1 फैक्टोरियल। ओके, तो ये हो गया आपका an+1 माइनस an। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो वैल्यू हमेशा 0 से क्या आएगा, बड़ा। ध्यान दीजिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि सीधा आपको 0 पुट कर देंगे तो गलत हो जाएगा ना, इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट पुट करोगे तो वो 0 आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको समझना है कि ये वाली जो वैल्यू वो हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी फॉर ऑल n। कुछ भी आप n पुट करो, n का वैल्यू अगर आपने 1 पुट किया तो क्या आएगा 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 0 से बड़ा होता है, 1/3 0 से बड़ा होगा, 1/3 फैक्टोरियल 0 से बड़ा होगा। अगर आप 4 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 1/5 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल मतलब 1/120, वो भी 0 से बड़ा होगा। तो ये वाले टर्म हमेशा 0 से बड़े हो रहे हैं, मतलब an+1 कैसा हो रहा है, माइनस an क्या है 0 से बड़ा है, मतलब an+1 क्या हो गया, an से बड़ा हो गया, मतलब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये वाला हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब हम ये दिखाएंगे कि सीक्वेंस जो है वो आपका बाउंडेड है। क्लियर? तो बाउंडेड दिखाने के लिए देखिए, जब हमने पहला टर्म लिखा था a1 तो वो क्या आया था 1/1 फैक्टोरियल मतलब 1। जब हमने दूसरा टर्म लिया था a2 तो वो क्या आया था 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल मतलब 1 + 1/2 मतलब 3/2। ये भी जो वैल्यू वो 1 से बड़ी है। ऐसे करते जाओगे तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि जो an की वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी होगी या उससे बराबर होगी। ठीक है, अब हमें मतलब सिर्फ राइट साइड की चीज़ को फाइंड करना है। तो अगर मुझे राइट साइड की चीज़ को फाइंड करना है तो an मेरे पास है 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/n फैक्टोरियल। तो मुझे अब यहाँ पर राइट साइड की चीज़ को दिखाना है, मतलब ये वाला जो टर्म है वो किससे छोटा है मुझे ये दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, an मतलब ये, अब यहाँ पर मैं ऐसा क्या लूँ कि ये वाला चीज़ बड़ा हो जाए। अब ये आपको समझना है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है। यहाँ पर अगर देखिए 1/1 है तो इसे आपने 1/1 ही ले लिया। अब आप बताओ 1/2 बड़ा होता है कि 1/2, मतलब ये तो फिर सेम आ जाएगा है ना, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको मैं थोड़ा और ज़्यादा लिख लेता हूँ, 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल अप टू 1/n फैक्टोरियल। 1/1 की जगह 1/1 लिखा गया है, 1/2 की जगह 2 फैक्टोरियल की जगह 1/2 लिखा गया, तो ये दोनों तो आपस में बराबर है, मतलब अभी तक बैलेंस है ये। अब देखिए 1/3 बड़ा होता है कि 1/2 का स्क्वायर बड़ा होता है। आप इस चीज़ को बताओ, 1/6 बड़ा होगा कि 1/4 बड़ा होगा? डेफिनेटली 1/4 बड़ा होगा, मतलब अब ये वाली चीज़ बड़ी हो गई। ठीक है, अब देखिए 1/2 की घात 3, 1/4 फैक्टोरियल बड़ा होता है कि 1/2 की घात 3 बड़ा होता है? भाई ये कितना आएगा 1/12, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 12 दूनी 24, और ये कितना आएगा 8। तो 1/24 बड़ा है कि 1/8 बड़ा है? 1/8 बड़ा है, मतलब ये चीज़ बड़ी हुई। ऐसे ही इसके रिप्लेसमेंट में आप क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4, ऐसा करते करते 2 की घात n आप। तो देखिए ये सारे चीज़ बड़े हैं, तो इस तरीके से चीज़ आ जाएगा यहाँ पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं। देखिए ये आया 1/n। अब इसको आप सम करोगे तो देखिए ये कैसा बन रहा है, 1/2 प्लस 1/1
1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 की घात 3, 1/2 की घात 4। ये कैसा सीरीज आपको दिख रहा है? ये आपको एक क्या सीरीज बोलते हैं इसको, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। वो इस तरीके से होता है ना, 1 + a² प्लस ऐसा करके a की घात n। इसका सम क्या होता है? अगर a की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो 1/a - a की घात n, ऐसा कुछ करते हैं। सॉरी, ये पावर n ऊपर रहता है। ये चीज़ आपको याद होगा। तो अगर मैं इसे करूं और ये क्या होता है? सर्वांतर होता है। तो देखिए हर टर्म के बीच में अंतर कितना है? 1/2 का। तो ये कितना हो जाएगा? 1 - 1/2 की पावर n/1 - 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर n। अब आप लिमिट पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो ये बचा 1 और ये कितना है? 1/2। पलट के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला कि an की वैल्यू 2 से छोटी आ रही है। क्लियर है? देखिए an की वैल्यू 2 से छोटी आ रही है। हमने दिखा दिया था कि वो 2 से 1 से तो बड़ी होगी। तो ये कितना आ गया? 2। तो यहाँ से क्या हो गया? ये बाउंडेड हो गया। प्लस आपका ये मोनोटॉनिक था, इंक्रीजिंग। तो बाउंडेड और मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग का मतलब कैसा होगा? ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ठीक है? तो इस चीज को आपको समझना है कि कैसे फैक्टोरियल को हमने ये 1, 1/2, 1/3 में चेंज किया है। देखो ये पता कैसे चलेगा? सिर्फ प्रैक्टिस से पता चलेगा। भाई आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा फैक्टोरियल को किस में आप चेंज कर सकते हो। और ये रिजल्ट आप याद रखना कि n फैक्टोरियल हमेशा बड़ा होता है 2 की घात n से, जब भी n की वैल्यू आप कितना लेते हो? 2 से बड़ा लेते हो। तो देखिए मान लीजिए आपने ले लिया 2 ले लिया तो कितना हो जाएगा? 3 में आएगा यार। ये 3 अगर लोगे आप, नहीं सॉरी ऐसा नहीं आएगा। ये क्या होगा? n फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो बड़ी नहीं होती। नहीं, ये वाला रिजल्ट अभी यहाँ पर काम नहीं आएगा। यहाँ पर ये रिजल्ट काम आएगा। आपको यहाँ पर से समझना पड़ेगा कि कैसे बैलेंस करके हमको an को छोटा दिखाना है इस वाले सीरीज से। अब मैं यहाँ पर क्या लूँ, किस चीज़ से रिप्लेसमेंट करूँ? कई बार क्या होता है, लोग इस चीज़ को याद रख लेते हैं कि 1/n तो पुट करना रहता है। ऐसा बात नहीं है कि 1/n आपको पुट करना है। आपको टर्म बाई टर्म आपको कंपेयर करना है। यहाँ पर 1/2 लेने से हमारा काम बढ़ रहा था तो हमने 1/2 लिया है यहाँ पर। ठीक है? तो इस तरीके से ये वाला भी एक क्वेश्चन हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।